हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में आज हम मध्य प्रदेश इतिहास का नौवां लेक्चर लेंगे, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉप पॉइंट्स जैसे कि चंदेल और परमार डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। चंदेल और परमार वंश से संबंधित मध्य प्रदेश का काफ़ी गहरा इतिहास है। बहुत सारा जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है चंदेल और परमार वंश से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगेगा। आज वही जो हमें देखना है, सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अपने पुराने लेक्चर को, फिर हम चंदेल और परमार वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए रिवीजन पर नज़र डालते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पांड्य स्टेट। हमने चंदेल और परमार में पांड्य और सैल डायनेस्टी के बारे में इसके पहले देखा हुआ था, उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। तो जो पांड्य वंश के फाउंडर हैं उनका नाम है जयवल। अगला प्रश्न है कि पांड्य वंश या पांड्य डायनेस्टी का जो एम्पायर है वह कहाँ लोकेटेड था। उसकी लोकेशन की बात करें तो ये अमरकंटक अनूपपुर के आसपास इस वंश के बारे में जानकारी मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। हु इज़ द लास्ट किंग ऑफ पांड्य स्टेट। पांड्य वंश का, पांड्य राज्य का आखिरी राजा किसे माना गया, तो उनका नाम था भरतबल। याद रखेंगे कि पांड्य वंश के राजाओं के जो नाम हैं उनके आगे बल लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। यहाँ पे दो ही नाम महत्वपूर्ण हैं, पहला और आखिरी। पहले थे जयवल और आखिरी हैं भरतबल। हु इज़ द फाउंडर ऑफ शैल डायनेस्टी। शैल वंश के संस्थापक कौन हैं। इनका नाम है श्रीवर्धन। बात करें इनकी लोकेशन की तो यह मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। हु इज़ द लास्ट किंग ऑफ शैल डायनेस्टी। शैल वंश के अंतिम राजा का नाम है जयवर्धन। फाउंडर हैं श्रीवर्धन और अंतिम राजा हैं जयवर्धन। चलिए राष्ट्रकूट वंश के फाउंडर की बात करें। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ राष्ट्रकूट ब्रांच फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी राष्ट्रकूटों की एक शाखा पाई जाती है और इसकी लोकेशन है दहला, जो कि जबलपुर के निकट मौजूद है, और यहाँ के राजा हुआ करते थे गोलहन देव। अगला प्रश्न है, हु डिफीटेड नागभट्ट, जो कि एक प्रतिहार राजा थे। गोविंद तृतीय ने, जो कि एक राष्ट्रकूट राजा थे, नागभट्ट को हराया था। व्हाट इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का जो उद्गम है, इस वंश का उद्गम कहाँ से माना जाता है, तो मेधाता जोधपुर राजस्थान से इनका उद्गम, इनका विस्तार माना जाता है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। गुर्जर प्रतिहारों के संस्थापकों का नाम देखें तो सबसे पहला नाम आता है हरिश्चंद्र का। विच रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी रूल्ड फर्स्ट एट उज्जैन एंड लेटर कन्नौज। ऐसा कौन सा शासक था जिसने उज्जैन से अपना शासन प्रारंभ करते हुए कन्नौज तक अपना शासन किया। इनका नाम था नागभट्ट। इनने जो अरब थे, इनके दौरान अरब आक्रमण हुए और अरबी आक्रमणों से भी इनने भारत की भूमि और मध्य प्रदेश की भूमि को बचाया था। हु इज़ द पायनियर ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रगल। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसका सबसे पहला तीर या सबसे पहले जो यह युद्ध है वह इसको शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, तो यह श्रेय जाता है वत्सराज को, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। और इनने धर्मपाल, जो कि पाल वंश के शासक थे, उनके खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया था। बिच प्रतिहार रूलर फिनिश्ड ट्रायंगुलर वॉर इन फेवर ऑफ प्रतिहार। प्रतिहारों के पक्ष में किस राजपूत शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष जीता, तो उनका नाम है नागभट्ट द्वितीय। याद रखेंगे कि जो गुर्जर प्रतिहार, जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये प्रतिहार वंश के ही वत्सराज ने शुरू किया था और प्रतिहार वंश ही जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष है उसमें अंतिम विजय प्राप्त करता है। विच अरविंद ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मिहिर भोज, जो कि प्रतिहार वंश से संबंधित थे। तो कौन से अरबी यात्री भारत भ्रमण पर आते हैं मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान, उनका नाम था सोलेमन, जिनने मिहिर भोज को उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा घोषित किया था। कुछ मिहिर भोज से संबंधित, महिपाल से संबंधित कुछ नाम देख लेते हैं। महिपाल प्रथम, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं, जिनका शासनकाल था 913 से 944 ईस्वी तक। उसके बाद महिपाल हुए, जो कि 995 से 1043 ईस्वी तक थे। ये सेकंड फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी माना जाता है। पाल लगा हुआ है, याद रखेंगे कि इनको पाल डायनेस्टी का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। फिर महिपाल द्वितीय की बात करें, जो कि 1070 से 1075 तक हुए, मतलब इनका शासनकाल की बात हो रही है, तो ये पाल वंश के ही एक और शासक थे। तो याद रखेंगे कि जो महिपाल प्रथम हैं वह गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं और महिपाल को पाल वंश से हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे।
महिपाल द्वितीय पाल वंश से संबंधित हैं, और महिपाल जब कहीं लिखा हो सिर्फ महिपाल, जहाँ महिपाल प्रथम ना लिखा हो, तो याद रखेंगे कि वह पाल वंश के संस्थापक हैं, द्वितीय संस्थापक। चलिए आगे देखें। विच अरेबियन ट्रैवलर विजिटेड ड्यूरिंग महिपाल रेन। अब हम बात कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वाले महिपाल की। तो महिपाल के शासनकाल में जो है अल मसूदी भारत भ्रमण पर आते हैं, जो कि अरब के एक यात्री थे। हु किल्ड राज्यपाल। राज्यपाल को किसने मारा? तो विद्याधर और गण नाम से जिनको जाना जाता है, जिनने इनको मारा, क्योंकि यह युद्ध के बीच में ही जो कि हिंदू शाही राजाओं का मोहम्मद गजनवी के खिलाफ युद्ध चल रहा था, तो उसके बीच में ही ये युद्ध क्षेत्र से भागने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए इनको कन्नौज पहुंचने के पहले विद्याधर के द्वारा मार दिया गया था। विद्याधर के द्वारा मार दिया गया। याद रखेंगे कि राज्यपाल को विद्याधर ने मारा था। चलिए, हु इज़ एज्यूम टू बी लास्ट प्रतिहार किंग। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? यशपाल को प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। चलिए, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आगे बात करेंगे कि अगर आप किसी भी वीडियो का नोट्स चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ताकि आपको उसके नोट्स प्राप्त हो सकें। चंदेल वंश की बात करते हैं। चंदेल डायनेस्टी, जिसकी मुख्य जो भूमिका है वह 900 ईस्वी से 1206 ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है। संस्थापक की बात करें तो ननुक, जो कि इस वंश के संस्थापक हैं, इनने बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसको पहले जिजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, और इनकी कैपिटल मतलब राजधानी हुआ करती थी महोबा। याद रखेंगे 3 पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ननुक चंदेल वंश के संस्थापक हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का पुराना नाम जिजाक भुक्ति है, जहाँ पे इनने चंदेल वंश की स्थापना करी, और अगर हम इनके कैपिटल या फिर राजधानी की बात करें तो वह है महोबा। चंदेल्स वर फ्यूडल अंडर प्रतिहार। चंदेलों को माना जाता है कि यह प्रतिहार वंश के अंतर्गत जो सामंती शासक थे। इन्होंने कलिंजर जो किला है, जो कि बांधा डिस्ट्रिक्ट में है, बांधा जिले में है वर्तमान उत्तर प्रदेश में, उस पर कब्जा कर लिया था। इनको सेंट चंद्रोदय नाम के एक ऋषि थे, उनका डिसेंडेंट मतलब उनका उत्तराधिकारी या उनके संतति के रूप में माना जाता है। उसके बाद धंगदेव, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रतिहार। क्योंकि ये प्रतिहारों के सामंती शासक हुआ करते थे, तो धंगदेव का नाम आता है कि जिन्होंने सबसे पहले प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। ग्रेट पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर, खजुराहो टेम्पल कंस्ट्रक्टेड। इनके दौरान इनको आर्किटेक्चर मतलब जो भी भवन निर्माण संबंधित जो भी निर्माण हैं या जो भी कलाएँ हैं, उनमें इनका काफ़ी रुचि थी। और इनके दौरान, इनके शासनकाल के दौरान, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है और जो खजुराहो वाला क्षेत्र है, मुख्य रूप से खजुराहो की बात करेंगे, ग्वालियर, तो खजुराहो क्षेत्र में इनने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें जैसे पार्श्वनाथ, विश्वनाथ टेम्पल जो इनके शासनकाल के दौरान निर्मित हुए। अब जानेंगे थोड़ा सा पार्श्वनाथ, विश्वनाथ और कलिंजर के बारे में। कलिंजर जो है, आप इसकी लोकेशन इस प्रकार देख सकते हैं। इस प्रकार यह किला है, काफ़ी प्राचीन किला है और माना जाता है कि अभेदी किला है। मुस्लिम आक्रमणों के दौरान इसको फतह नहीं किया जा सका। काफ़ी ऊंचाई पे, पहाड़ पे स्थापित यह किला है और लगभग 3 से 4 लेयर में, मतलब 3 से 4 दीवारों से घिरा हुआ है। इसका फ़ायदा उसी प्रकार मिलता है जिस प्रकार पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध के दौरान भारत के ऊपर हमला करने के लिए मिला था, लेकिन पाकिस्तान की बात अलग कि हम जीत गए, लेकिन कलिंजर को फतह नहीं किया गया था मुस्लिम आक्रमणों के दौरान। बात करें कलिंजर फोर्ट की, याद रखेंगे कि बांदा जिले में ये स्थापित है और मध्य प्रदेश के जो पन्ना जिला है उसके काफ़ी नज़दीक कलिंजर फोर्ट पड़ता है। आगे बात करेंगे हम नीलकंठेश्वर मंदिर की, जो कि कलिंजर के किले में ही स्थापित है और यह बहुत ही भव्य और विशाल मंदिर, जिसमें नीलकंठ भगवान माना जाता है कि भगवान शिव जब उन्होंने विष पिया था तो ठंडक के लिए इस स्थान पर आकर बैठ गए थे। ऐसी प्रथा है, ऐसी कहानी इस मंदिर के बारे में कही जाती है, जो कलिंजर के जो किला है उसके अंदर स्थापित है। हम बात करेंगे गणदेव और विद्याधर की। तो गणदेव की बात करें तो ये सक्सेसर ऑफ धंगदेव, इनको धंगदेव का सक्सेसर माना जाता है। हमने देखा कि ननुक के बाद धंगदेव आए, जिन्होंने प्रतिहारों से खुद को स्वतंत्र किया, और गणदेव उनके सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी थे। कंटिन्यूड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है, खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है, तो गणदेव ने आगे जारी रखा। विद्याधर ग्रेटेस्ट अमॉन्ग चंदेल्स, विद्याधर को
चंदेल शासकों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी महान माना जाता है। इनने अपने जो भी इनका स्टेट था, जो भी इनका राज्य था, इनको महमूद गजनवी के आक्रमण से काफ़ी बार बचाया। इनने हिंदू शाही संघ था, जो हिंदू राजाओं का संघ था, जो कि मोहम्मद गजनवी के खिलाफ लड़ रहा था, उसमें सहायता प्रदान करी, वह युद्ध लड़े। इन्हें प्रतिहार राजा, राज्यपाल, जिसके बारे में अभी हमने रिवीजन किया है, को मारा, क्योंकि यह हिंदू शाही शासकों के गुट से बाहर निकल के कायरों की तरह भाग रहे थे और इनको कलंजर पहुंचने के पहले कन्नौज पहुंचने के पहले विद्याधर के द्वारा मार दिया गया। कंदरिया महादेव मंदिर जो है, जो गणदेव हैं विद्याधर हैं, इनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। यह है कंदरिया महादेव टेम्पल, जो कि खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर स्थापित है। ये विद्याधर के शासनकाल के द्वारा निर्मित किया गया और यह एक शिव टेम्पल है। आगे बात करेंगे परमार्दी देव और त्रिलोक वर्मन की। परमार्दी देव अंतिम चंदेल वंश के अंतिम राजा थे, जो कि काफ़ी फेमस हैं, और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान और कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ युद्ध हार गए थे और तब से इनकी कहानी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। ऐबक किल्ड परमार्दी देव एंड कैप्चर्ड टेरिटरी। पहले ये पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हैं, पृथ्वीराज चौहान से ये क्षति पाते हैं, लेकिन कैसे भी अपने साम्राज्य को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आगे जाके कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गजनी का सामंती शासक था, वह इनके ऊपर आक्रमण कर देता है और तब परमार्दी देव की मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करेंगे दो बहुत ही महान और शक्तिशाली योद्धाओं की, जिनका नाम था आल्हा और उधल। इनको ग्रेट वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। यह परमार्दी देव के साले थे और इन्होंने ऐबक के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अपनी जानें गंवा दी। आल्हा के बारे में कहा जाता है कि ये माँ शारदा, जो कि मैहर में इनका मंदिर है। हम जानते हैं कि मैहर माँ शारदा का जो मंदिर है, काफ़ी ऊंचा मंदिर है और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं। याद रखेंगे, ये सतना जिले में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में यह मंदिर आता है। तो आल्हा का माना जाता है कि ये प्रतिदिन सुबह माँ शारदा की पूजा करने आते हैं और इन्हें कोई नहीं देख पाता। माना जाता है कि फूल चढ़ाने के साक्ष्य इनके द्वारा माँ शारदा की पूजा के मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे त्रिलोक वर्मन की, जो कि परमार्दी देव के पुत्र थे और इन्होंने जो कलंजर फोर्ट इनसे छीन लिया गया था, जो हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने छीन ली थी इनकी टेरिटरी, तो यह इसको फिर से हासिल कर लेते हैं। ये रहा माँ शारदा मंदिर, काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ी पर स्थापित, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थापित है। काफ़ी सिद्ध मंदिर है, काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अब हम बात करेंगे परमार डायनेस्टी की, जो मुख्य रूप से परमार वंश धार मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनके फाउंडर की बात करें, इनके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज और इनका लोकेशन धरानगरी या धार। धार की भी अपनी कहानी है। जब हम जिलों के आधार पर मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश का भूगोल समझेंगे तो धार के बारे में बहुत ही कुछ देखने को मिलेगा। परमार वंश की जब बात करें तो मुख्य रूप से यह 800 से 1100 ईस्वी के दौरान इनका शासन देखने को मिलता है। काफ़ी प्रभावशाली शासन रहा इनका। इनके ही वंश में राजा भोज हुए, जिनकी काफ़ी कहानियाँ प्रचलित हैं। अर्लियर परमार वर फ्यूडल अंडर प्रतिहार। अधिकांश लोगों के बारे में आप देखेंगे कि प्रतिहार के ही आपको फ्यूडल्स मिलेंगे, प्रतिहार के ही सामंती शासक थे ये। लेटर बाद में ये राष्ट्रकूटों के हो जाते हैं और मुख्य रूप से डंटी दुर्ग के शासनकाल के दौरान इनने राष्ट्रकूटों की सेवा करी है। शियुग की बात करें, जिसको श्रीहर्ष के नाम से भी जाना जाता है, यह पहला इंडिपेंडेंट राजा था जो कि परमार डायनेस्टी से संबंधित है। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था शियुग या फिर श्रीहर्ष। फिर हम बात करेंगे बकपति मुंज की। बकपति मुंज की भी काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं। ये पहले शक्तिशाली राजा माने जाते हैं, जिन्होंने तलीप द्वितीय, जो कि चालुक्य शासक था, उससे अपनी जो साम्राज्य है उसको काफ़ी बार बचाया। और बकपति मुंज अंत में तलीप द्वितीय के द्वारा ही मार दिए गए। मतलब काफ़ी सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे आक्रमणों में बकपति मुंज जीतते हैं, हर बार तलीप द्वितीय को छोड़ देते हैं, लेकिन अंततः चालुक्य शासक तलीप द्वितीय बकपति मुंज को मार गिराता है। ये रही धार की लोकेशन जहां हम परमार वंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसके संस्थापक थे उपेंद्र कृष्णराज। इसको धरानगरी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधुराज, जो कि नवशशांक के रूप से भी जाने जाते हैं। उसके पहले मुंज से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। तो मुंज सागर, जो कि आर्ट एंड कल्चर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो मुंज सागर धार में स्थित है। और याद रखेंगे कि क्योंकि बकपति मुंज परमार वंश से संबंधित हैं और परमार वंश धार से संबंधित है, तो इस तरीके से आप यहाँ लिंक याद रख सकते हैं। कुछ महान लेखक, कुछ महान जो कोर्ट राइटर्स हैं, वो बकपति मुंज के शासनकाल के दौरान रहे। पहला नाम आता है परिमल गुप्त का, जिन्होंने नवशशांक चरित्रम लिखी है।
नवशशांक चरित्रम, जो कि नवशशांक इनके ही पुत्र थे, सिंधुराज जिनको नवशशांक के रूप के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद धानिक का नाम आता है, जिसने लिखा है यश रूपवलोक। यश रूपवलोक के लेखक हैं धनिक। उसके बाद हलायुध का नाम आता है, जिन्होंने अभिज्ञान रत्नमाला लिखी है। एक और है अभिज्ञान शकुंतलम, वो अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभिज्ञान रत्नमाला, जो कि लिखी है हलायुध ने। उसके बाद आते हैं अमित घाती और उसके बाद धनंजय। चलिए, नाम आता है जो अगले शासक थे बकपति मुंज के बाद, सिंधुराज या फिर नवशशांक, जो कि मुंज के सन थे, मुंज के पुत्र थे। इनके ही शासनकाल के दौरान जो हमने बात करी परिमल गुप्त, तो परिमल गुप्त बकपति मुंज से लेके सिंधुराज के शासनकाल के दौरान उनके कोर्ट राइटर, उनके दरबारी लेखक रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइटल्स धारण किए, मतलब कुछ उपाधियां धारण की हैं। हम नवशशांक या फिर सिंधुराज की बात कर रहे हैं, जैसे कि नवशशांक श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ, अमोघ वर्ष। तो याद रखेंगे कि नवशशांक, श्रीवल्लभ, पृथ्वीवल्लभ और अमोघ वर्ष किसके उपाधियां हैं, तो यह हैं सिंधुराज की। फिर हम बात करते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी और सबसे महान शासक राजा भोज की, जिन्होंने 1010 से लेकर 1060 ईस्वी के दौरान शासन किया। आप याद रखेंगे कि इस स्लाइड पर मैंने राजा भोज के नाम के आगे स्टार लगाया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्ट एंड कल्चर में भी महत्वपूर्ण है, पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी महत्वपूर्ण है। राजा भोज एज अ पर्सनालिटी पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनकी लिखी हुई कृतियों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनके इतिहास के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन्होंने वारफेयर असिस्टेंस दी आनंदपाल को, जो कि हिंदू शाही शासक थे, और इन्होंने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ, जब आनंदपाल युद्ध लड़ रहे थे मोहम्मद गजनवी के खिलाफ, तब इन्होंने उनको युद्ध में सहायता प्रदान की। आनंदपाल के पुत्र थे त्रिलोकन पाल, तो इन्होंने त्रिलोकन पाल को अपने अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जब उनके पिता की मौत हो गई और उनको वहाँ से भागना पड़ा। हम 1943 की बात करेंगे, तो यहाँ पे भोज, इसके अतिरिक्त राजपूत शासक और मिलके, मतलब काफ़ी सारे राजपूत शासकों ने और भोज ने मिलके झांसी, थानेश्वर, नगरकोट जैसे क्षेत्रों को मुस्लिम शासकों से वापस प्राप्त कर लिया था। कुछ युद्धों की बात करें तो इन्होंने कलचुरी, छेदी, सोलंकी, चालुक्य, इन तमाम राजाओं से इन्हें युद्ध भी किए। उसके बाद कलचुरी ने पूर्व से और सोलंकियों ने पश्चिम से राजा भोज को घेर कर एक युद्ध में पराजित कर दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो यह था इनका जीवन का कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जो इनके इतिहास के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। याद रखेंगे कि आनंदपाल को इनने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ युद्ध में सहायता प्रदान की थी। उसके बाद उनके पुत्र त्रिलोचन पाल को भी सहायता प्रदान की, अपने राज्य में छुपने की जगह दी। फिर इन्हें मुस्लिमों से 1943 के दौरान जो शासन है, मतलब जो क्षेत्र है काफ़ी सारा, वह बचाया था। और उसके बाद इन्होंने कलचुरी, छेदी, सोलंकी और चालुक्यों से युद्ध किया और अंततः कलचुरी और सोलंकियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। आगे बात करेंगे कुछ लिटरेचर जो इनके द्वारा लिखा गया। साम्राज्य सूत्र की बात करें, जो कि एक आर्किटेक्चर या फिर भवन निर्माण से संबंधित एक किताब है। आर्योवेदश्व की बात करें तो यह मेडिकल साइंस से संबंधित एक किताब है। युक्ति कल्पतरु की बात करें तो यह लॉ से संबंधित एक किताब है, मतलब जिसमें नीति शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है। श्रृंगार रूपकम, श्रृंगार मंजरी की बात करें तो रोमांसिज्म, मतलब प्यार मोहब्बत से संबंधित एक किताब है। शब्द अनुशासन, जो कि ग्रामर से रिलेटेड एक बुक है, जिसमें हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर के बारे में लिखा हुआ है। सूत्रवर्ती, जो कि योग और योग से संबंधित अनुशासन के बारे में बताती है। पंजल योग, जो कि एक कटाक्ष है, क्रिटिक है, जो कि तमाम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास घटित होती हैं, जितने भी रस हैं, छंद हैं, उनके बारे में कुछ कटाक्ष लिखे हुए हैं इनने। फिर हम कुछ आर्किटेक्चर की बात करेंगे। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण भवन निर्माण करवाए गए, जैसे ये भोजपाल, जो कि भोपाल है वर्तमान, इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा किया गया। लार्जेस्ट शिव टेम्पल भोजपुर, आगे हम इमेज में देखेंगे, वह इनके द्वारा बनाया गया। उसके बाद सरस्वती टेम्पल, जो कि धार में स्थापित है, वह भी इनके द्वारा निर्मित है। चलिए एक एक कर सबसे पहले हम देखेंगे सरस्वती टेम्पल। सरस्वती टेम्पल, जिसको हम भोजताला के नाम से भी जानते हैं, और इसको वर्तमान में कमाल मौला मॉस्क या फिर कमाल मौला मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह धार में स्थापित है। इस प्रकार इसकी कुछ निर्माण हुआ है। ये आप देख सकते हैं, कॉरिडोर बने हुए हैं, बहुत सारे पिलर्स हैं।
माना जाता है कि जो सरस्वती टेम्पल था इसको विध्वंस कर दिया गया, इसको तोड़ दिया गया और बाद में यहाँ पे कमाल मौला मस्जिद का निर्माण किया गया। तो कमाल मौला मस्जिद को ही सरस्वती टेम्पल या सरस्वती मंदिर के रूप में जाना जाता है, ये धार में स्थापित है। आगे बात करेंगे हम भोजपुर शिव मंदिर की। भोजपुर शिव मंदिर यह एक अपूर्ण शिव मंदिर है जिसको किन्हीं वजहों से पूर्ण नहीं किया गया। इसका गुम्बद अधूरा है, लेकिन आप इसके द्वार को देख सकते हैं, इसके द्वार की ऊंचाई देख सकते हैं, किस प्रकार शिलाओं के ऊपर नक्काशी करके इतना सुंदर मंदिर बनाया गया। आप ये देखेंगे, ये पुजारी जी जो कि मंदिर के जरारू के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो आप इस शिवलिंग का आकार देख सकते हैं कि किस प्रकार यह दुनिया की शायद सबसे बड़ी शिवलिंग है। और यह जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन जिले में स्थापित है और भोजपुर शिव मंदिर के रूप में जानी जाती है और भोपाल से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो यह था आज का हमारा पूरा सेशन। उम्मीद करते हैं कि हर फैक्ट आपको समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया आप रिवाइज करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी फैक्ट एंड यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस लेक्चर in our Telegram group. Thank you so much.